नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। दो तीन बातें मैं शुरू में आपको बताना देना चाहता हूं। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निवेश सारथी बनाया है, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था देता है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन से 10 लाख करोड़ का निवेश जुटाने की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना, या यूं कहें कि हसरत है। यूपी में अब तक 168 टॉप अपराधियों का सफाया किया जा चुका है, जिससे माहौल सुरक्षित मिल सके। सरकार कई मुल्कों में रोड शो करेगी निवेश के लिए, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के मन में कुछ और ही चल रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश के जो नक्शा है देश का, उस पर चमकाने के लिए एक अलग तरीके की योजना बनाई है। यूपी के लोगों की हसरतों को परवान चढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ अलग ही सोच रखा है। योगी उत्तर प्रदेश में रोजगार की गंगा बहाने और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जरिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए जिस खाके को पूरा करने के लिए एक तरीके से तपस्या कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत दिखाई पड़ता है, या प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री योगी के उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश को जुटाने की सभी जो तैयारियां हैं, माफ कीजिएगा, वो अब तक पूरी हो चुकी हैं। तो क्या ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा? बहुत सारे पहले भी प्रयास हुए हैं, जो इन्वेस्टर मीट्स हुई हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ के, हजारों करोड़ के MOU हुए हैं, बहुत सारे काम पहले भी हुए हैं। और सवाल ये भी है कि क्या ये जो चेहरा है, जो दिख रहा है, क्या हकीकत कुछ अलग है? आज हम इसी पर मंथन करेंगे। योगी के निवेश प्लान को जानने से पहले समझना होगा उस त्रिकोण को, जिसे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 साल की तपस्या से बनाया है। क्योंकि निवेश पर बात और उसके अमल का हिसाब किताब लगाने से पहले कुछ अहम बातें जान लेना चाहिए, सिलसिलेवार तरीके से समझ लेना चाहिए। नंबर 1, कानून का राज। किसी भी राज्य या राष्ट्र में जब एक तरीके से इन्वेस्टर आते हैं या निवेशकों को आमंत्रित किया जाता है या निवेशक आकर्षित होते हैं, वहां कानून व्यवस्था का राज पूरी तरह स्थापित होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश से अपराधियों के सफाये का बिगुल बजाया था। मुख्तार अंसारी, अतीक, रिजवान, जहीर आज जेल में हैं, और विकास दुबे जैसे दुर्दांत 168 अपराधी मार गिराए गए हैं। कितनों के घुटने पुलिस ने गोली से उड़ा दिए, कितने अब चलने को तरस रहे हैं, इसका हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल है। अपराधी जिनका हाफ इनकाउंटर हुआ, वह जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, घुटना तोड़ जो अभियान था, उसमें आप समझ ही सकते हैं कि बहुत सारे अपराधियों को जब पुलिस, अब आजकल जिन अपराधियों को पुलिस पकड़ती है उनसे मुठभेड़ होती है और उनका घुटना गायब हो जाता है। तो ये भी अपने आप में कानून का राज स्थापित करने का एक योगी फार्मूला है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है जिस पर काम किया है, यूपी का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। सीएम योगी ने पिछले 5 सालों में जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। पुल बनवाए, सड़कों का जाल बिछाया, एक्सप्रेसवे बनवाए, उम्दा बसों को रोड पर दौड़ाया, स्कूल कॉलेज की सूरत बदली, प्राइमरी स्कूलों की, जूनियर स्कूलों की सूरत बदली। जहां टीचर पढ़ाने नहीं जाते थे, वहां अब वो जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जो अगला सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं, ये सभी जानते हैं। किस तरीके से उन्होंने नकेल कसी, यहाँ तक कि PWD में पिछले दिनों जब बड़े पैमाने पर तबादले किए गए और उसमें करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी की बात आई, तो मुख्यमंत्री ने सारे तबादले निरस्त कर दिए। उनके विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद नाराज भी हुए, दिल्ली से भी प्रेशर पड़ा, लेकिन योगी नहीं माने। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग का मसला था। जिस विभाग पर अगर योगी की दृष्टि पड़ गई वहाँ के गड़बड़ी पर, तो फिर वहाँ पूरी तरीके से मिशन
सफाई चल जाता है। इसके लिए उन्होंने ऐसे सिस्टम को बनाया है जो भ्रष्टाचार करने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, आर्थिक अपराधियों को तकनीक का सहारा लेकर पकड़ने और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने। अंजाम यानी उनका जेल में पहुंचना ही उनके लिए अंजाम है। और अब फिर आते हैं निवेश पर। यूपी में माहौल देकर योगी आदित्यनाथ निवेशकों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश आइए, यहाँ माहौल सुरक्षित है, यहाँ ईज ऑफ बिजनेस डूइंग है, आपके लिए माहौल अनुकूल है। और उत्तर प्रदेश का माहौल मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं। पहले विदेश दौरे पर, अपने जो अब तक के शासनकाल में मुख्यमंत्री पहले विदेश दौरे पर जा रहे हैं और दुनिया के 21 मुल्कों में, यूपी में जाकर जो यहाँ के 21 मुल्कों से ये कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आकर बड़ा निवेश करिए। और 21 मुल्क लगभग राजी भी हैं। इसमें नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, ब्रिटेन, मॉरिशस जैसे तमाम वो देश शामिल हैं जो भारत की ओर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं। ये सभी मुल्क इन्वेस्टर समिट में कंट्री पार्टनर के रूप में भी शिरकत करेंगे। इसका प्रोमो पिछले दिनों अभी दिल्ली में हाल में ही इसी हफ्ते बल्कि कहेंगे, दिल्ली में इसका प्रोमो जारी हुआ धूमधाम से। और ये प्रोमो आपके स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री ने बहुत धूमधाम से, बड़ी उत्साह से इसको लॉन्च किया। तमाम मंत्री, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर, सुरेश खन्ना, राकेश सचार, तमाम एक मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, उप मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी धूमधाम से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। इससे जो विदेशी निवेश है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की दिशा में तेजी से दौड़ेगा। निवेशकों से सीधे संपर्क के जरिए योगी सरकार पहली बार विदेशों में रोड शो की तैयारी भी कर रही है या कर पूरी हो गई है। योगी सरकार दुनिया के 18 देशों के अलावा 7 प्रमुख नगरों में भी जो इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए रोड शो कर रही है। ये अपने आप में शायद उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा इस तरह का काम पहले शायद ही कभी किया गया हो, मुझे याद नहीं आता। योगी लगातार बता रहे हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कारोबारी माहौल देने के लिए बहुत सुधार किए हैं। उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था उसे अब एक तरीके से प्रोडक्टिव राज्य बना रहे हैं। और यहाँ के जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। प्रोमो जारी करते वक्त योगी ने क्या भरोसा दिलाया, सुनिए। आज प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देश में निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में दुनिया का निवेश अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस पर भी पूरा ध्यान दे रही है। प्रोएक्टिव इन्वेस्टर कनेक्ट ता हैंड होल्डिंग के लिए हमारी सरकार ने एमओयू पर हस्ताक्षर करने एवं उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक नई ऑनलाइन प्रणाली निवेश सारथी विकसित की है। साथ ही एक ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम का भी विकास किया है। प्रदेश सरकार द्वारा सिंगल विंडो निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों को ऑनलाइन रूप से समयबद्ध स्वीकृतियां एवं अनापत्तियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सड़क, वायु, जल और रेल नेटवर्क के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास कर रही है। इसमें उद्योगों को वैश्विक एवं घरेलू बाजार तक पहुंच बनाने में लॉजिस्टिक की सुलभता बढ़ेगी। आज प्रदेश योगी जी कह रहे हैं कि ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, मतलब जो आप कारोबार शुरू करेंगे उसके लिए भी बहुत इजी, बहुत सरल सिस्टम, बहुत माहौल और एक ऐसा माहौल जहां कम से कम उद्यमी पल सकें, बढ़ सकें, फल फूल सकें, विदेश के इन्वेस्टर आकर फल फूल सकें, ऐसा माहौल वो देने जा रहे हैं। और इसका उन्होंने दिल्ली में एक समारोह में वादा किया जहां प्रोमो लॉन्च किया गया था। 21 देशों में रोड शो होंगे। कई बड़े नगरों में जो विदेश के बड़े प्रमुख औद्योगिक नगर हैं वहां पर भी रोड शो करेंगे। मंत्रियों को जिम्मेदारी ये दी गई है, कई जगह मुख्यमंत्री भी जाएंगे। एक बड़ा ड्राइव, बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश के कायाकल्प के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। बहुत सारी बातें हैं लेकिन अल्टीमेटली विकास की बात सर्वोपरि है।
तमाम मतभेद, तमाम चीज़ें पॉलिटिकल राजनीतिक हो सकती हैं, लेकिन अगर प्रदेश बढ़ेगा तो मुझे लगता है इस पर कौन सहमत नहीं होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और मंथन करेंगे कि जो ये एक भारी निवेश लाने की बात है, एक बड़ा निवेश जो लाने की बात कर रहे हैं, जो ग्लोबल निवेश लाने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, ये कितना बड़ा कदम है और इसे धरातल पर उतरने के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसी होगी, तकदीर कैसे लोग देख रहे हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं। IIA इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA के चेयरमैन अनिल गुप्ता जी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। गुप्ता जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। राघवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जाने माने अर्थशास्त्री यशवीर त्यागी जी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर यशवीर त्यागी जी, त्यागी साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद के न्यूज़ के दर्शकों और मुझे वक्त देने के लिए। व्यापारियों की रहनुमाई करने वाले उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े व्यापारी नेता संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय गुप्ता जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। और देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक आलोक भदौरिया जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार हमारे दर्शकों को और हमें वक्त देने के लिए। चूँकि मसला इन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टर जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का है, उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का है, अनिल गुप्ता जी से ही मंथन की शुरुआत करते हैं। गुप्ता जी, मुख्यमंत्री का जो ये प्रयास है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करने जा रही है और एक बड़ा ड्राइव छड़ने जा रही है, विदेशों में रोड शो होंगे, उद्यमियों की रहनुमाई करने वाले संगठन के अगुवा होने के नाते, नेता होने के नाते, आप किस तरह इस प्रयास को देखते हैं? अनिल जी। दुर्गेश जी, क्या है, देखिए, हम तो उद्योग के क्षेत्र से जुड़े हैं और हमेशा ये समझते हैं कि उद्योगों के माध्यम से ही किसी भी प्रदेश की, देश की उन्नति संभव है। आज मुख्यमंत्री जी ये जो इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, उसके पहले उन्होंने बहुत सारी भूमिका भी बनाई है। अगर आपको पता हो, अम्ब्रेला पॉलिसी लेके आए हैं, उसके बाद विभिन्न उसके जो घटक हैं उसके लिए अलग अलग पॉलिसी रहे हैं। जैसे लघु और सूक्ष्म उद्योगों की अलग पॉलिसी आ रही है, IT क्षेत्र की अलग पॉलिसी आ रही है, सर्विस इंडस्ट्रीज की अलग पॉलिसी आ रही है। बहुत सी पॉलिसी लेके आए हैं और ये इन्वेस्टर्स मीट करने के पहले उन्होंने काफी भूमिका बनाई है। हम लोग से भी, हमारे संगठन से भी निरंतर संवाद चलता है, अधिकारियों का भी और राजनीतिज्ञों का भी, कि उसके लिए जो जो चीज करने की आवश्यकता है, हमारा निरंतर उनके साथ संपर्क बना हुआ है। और हम उत्साहित हैं कि अगर जब वातावरण बनेगा, उसके साथ औद्योगिक जब विकास होगा, औद्योगिक विकास के साथ ही जो उनका एक विजन और मिशन है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, अभी 0.28 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 5 गुना बढ़ना है उसको। ये आसान छोटा लक्ष्य नहीं है, बहुत बड़े लक्ष्य के लिए बहुत बड़े प्रयास करने होंगे और उसके लिए ये जो मिशन पे निकल रहे हैं, हम उत्साहित हैं और हम देख रहे हैं कि ये असंभव टास्क को कैसे पूरा किया जाएगा। हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। पीछे हम लोगों ने अभी एक सम्मेलन किया था कृषि आधारित उद्योगों के ऊपर, मुख्यमंत्री जी ने उसमें आए भी थे और उन्होंने बहुत आश्वासन दिया है कि हम नीतियां तो लाएंगे, उसके क्रियान्वयन में भी हम ये निश्चित करेंगे कि समयबद्ध क्रियान्वयन भी है उसका। तो मैं शुरुआत में तो आपको इतना बता सकता हूं कि जो जो हमारे साथ है, उद्योग क्षेत्र उत्साहित है। अगर विश्व का निवेश आएगा, जब विश्व के बड़े बड़े उद्योग आएंगे, उसके साथ छोटे उद्योगों की भी पूरी एक श्रृंखला बनेगी। उससे बड़ा उद्योग अगर इकोनॉमी देगा तो लघु उद्योग जो है सोशियो इकोनॉमी में सहायक होंगे, बहुत सारे रोजगार होंगे, बहुत सारे नए नए उद्योग लगेंगे। उसका हम उत्साहित हैं इसको लेके। जी, IIA ने बहुत बहुत बड़ी बात कही। उनके मुखिया चेयरमैन अनिल जी ने कहा कि बहुत उत्साहित हैं, पॉलिसी भी उत्तर प्रदेश की सरकार चेंज कर रही है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि सिंगल विंडो सिस्टम जो भी है, जो कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश में लाल फीताशाही के लिए कुख्यात रहा है उत्तर प्रदेश, तो वो नौकरशाही, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म को खत्म करने का भरोसा भी दिला रहे हैं। इस पर जो अगला सवाल हमारा देखिए जी, अच्छा बोलिए अनिल जी, बोलिए।
एक ही हमारी एक जो हमारा एक थोड़ी सी हमारी उसमें शंका रहती है, उसके क्रियान्वयन की रहती है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है इन बातों को, लेकिन क्रियान्वयन अगर समर्पित तरीके से हो जाएगा और बीच के अगर जैसे ईज ऑफ बिजनेस की बातें जो कही जा रही हैं वो सही मायने में हो जाएंगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे उद्यमी किसी भी सीमा तक जाने से रुकेंगे नहीं। ठीक बात है, बहुत बड़ी बात अनिल जी ने कही कि भाई हम पूरी तरीके से पूरी शक्ति के साथ में उत्तर प्रदेश को देश को बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश की जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है उसे पूरा करने के लिए अनिल जी और उनके उद्यमी साथी पूरी जान लगा देंगे। प्रोफेसर एसबीर त्यागी के पास चलते हैं। त्यागी जी, इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? आपका जो ओपनिंग कमेंट। देखिए, मैं एक अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर मैं इसको देखूं, इसका विश्लेषण करूं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, या जैसे आपने विस्तार से बताया कि योगी जी ने और क्या प्रयास पिछले वर्षों में किए हैं, तो अगर हम थोड़ा सा इसका एक वृहद परिदृश्य देखें, आज दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था का लोहा मान रही है। सभी अर्थव्यवस्थाओं में जहां कुछ संकुचन है, कुछ गिरावट है, सभी लोग कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को देखते हुए सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। और भारत में उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख स्थान है, किसी भी दृष्टि से देखें तो भारत का जो ये विकास दर है, जो उच्च विकास दर है, अगर इसको बनाए रखना है और प्राप्त रखना है तो उत्तर प्रदेश को तो अपनी विकास गति को तेज करना ही होगा। आज हम जानते हैं कि भारत की जो जीडीपी है, जो कुल उत्पादन है, उसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 8% से अधिक है और आने वाले वर्षों में ये बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो आप ये सोचिए, जब इतना महत्वपूर्ण स्थान उत्तर प्रदेश रखता है तो उत्तर प्रदेश एक निवेश के लिए एक बहुत आकर्षक गंतव्य हो सकता है और बन रहा है। क्योंकि अगर कुछ बातों की ओर हम देखें कि उत्तर प्रदेश की जो युवा शक्ति है, वर्किंग एज पॉपुलेशन जो 56% है, जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड उत्तर प्रदेश के पास है, और भारत का ये केंद्र बिंदु है। इसमें कनेक्टिविटी है। आपने स्वयं बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश, अगर सारी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, एक्सप्रेस प्रदेश तो कहने लगे हैं, अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग है, हवाई अड्डे हैं, और खास बात यह है कि न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल और हेल्थ और एजुकेशन, उसको भी ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में भी हम उसका सुधार करेंगे, हमारा प्रयास है व्यापारियों को अधिक सुविधा मिले। इन सबका परिणाम अगर जनता को मिलता है, यानी जिसको हम कहते हैं ईज ऑफ लिविंग, अगर, क्योंकि देखिए आर्थिक विकास का मूल मंत्र निवेश से ही प्रारंभ होता है। अगर निवेश होगा तो आर्थिक विकास दर बढ़ेगी, आर्थिक विकास दर बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, गुणवत्ता आएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये मिशन रूप में लिया है, 2018 में भी एक इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें 4 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव आए थे, और सरकार ने ऐसा बताया है कि 3 लाख करोड़ से अधिक प्रस्ताव पे अमल हो चुका है और बाकी पर अमल हो रहा है। ठीक बात है। प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है कुछ और मेहमानों को जोड़ते हैं पहले राउंड में। सेकंड राउंड में आपके पास आते हैं तो बहुत सारी और विशेष बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। आलोक भदौरिया जी हम जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आलोक जी एक बहुत बेहतरीन आर्थिक पत्रकार भी हैं। ये राज की बात है, मैं आज बता रहा हूँ कि अर्थ पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं, वैदेशिक मामलों में बहुत तगड़ी पकड़ रखते हैं। आलोक जी, प्रोफेसर एसबीर त्यागी को आपने सुना, IIA के चेयरमैन अनिल जी ने कहा कि बड़े होपफुल हैं, लेकिन वो आके वहीं कह गए कि भाई जो क्रियान्वयन पे थोड़ा उद्यमियों को, उद्योग संगठन को शंका रहती है। और मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है, उसे आप कैसे देखते हैं इस जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के आलोक में? अनम्यूट करिए भदौरिया जी।
सपना देखना बहुत अच्छी बात होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, देखना भी चाहिए, क्योंकि पहले सपने देखते हैं फिर उसके बाद आप योजना बनाते हैं। अब होता यह है कि पिछले कुछ दिनों का अगर आप या कुछ सालों का अगर इतिहास देख लें तो मैं एक बार एक अखबार में था, तो मैंने वहां पर एक मध्य प्रदेश की मैं बात कर लेता हूँ, तो वहां पर वो बड़े वाइब्रेंट गुजरात के स्टाइल में बड़े सारे निवेश की घोषणाएं हुई। ये मैं थोड़ा सा अतीत में जाऊंगा 10 सेकंड। लेकिन जब हमने उसके बाद खबर छापी, उसका जब लेखा जोखा लेना शुरू किया तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन उसका जब क्रियान्वयन की बात आई तो पता चला कि क्रियान्वयन में हमारे पहले दौर में ही वो अटके पड़े। अब हम लोग लौट करके उत्तर प्रदेश आते हैं। उत्तर प्रदेश में आप याद करिए कि एक समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ा दादरी में एक प्लांट, एक इंडस्ट्री को दिया जाना था वो, लेकिन वो इंडस्ट्री बाद में दिवालिया हो गई, कुछ हुआ नहीं, कुछ जमीनें हुई, फिर बाद में उसको अलॉट कर दिया गया। मैं इस पे भी नहीं जाता। अब एक और चीज आ रही है, किसी भी, अभी जैसे हमारे पैनलिस्ट ने एक बात कही कि निवेश कोई उद्योग, कोई उद्यम तब करता है जब बाजार में उसके लिए मांग हो या विश्व में उसके लिए मांग हो और वो उसको निर्यात कर पाए। यही एक सबसे बड़ा पैमाना होता है। अगर उसकी देश में उसकी खपत है तो क्या देश में उतनी मांग है, क्या देश कंज्यूमर डिमांड इतनी है कि उसके आधार पर कोई भी उद्योगपति निवेश कर सके। अब एक चीज और रहेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो कॉर्पोरेट का जो इन्वेस्टमेंट का जो हाल है देश में, वो बहुत अच्छा नहीं है। हेडलाइंस बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए ठीक बात वो नहीं किया है। ठीक बात। तो अब जी बोलिए आलोक जी। अच्छा, तो अब सवाल है, एक चीज मैं और लूंगा, एक अगर वर्ल्ड बैंक का एक मानक उठाते हैं तो ईज ऑफ डूइंग में हमने बहुत अच्छी तरक्की कर ली, हमने बहुत अच्छी तरक्की कर ली। भारत के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती है, हम अभी चलिए, मैं इसका जो फिगर है मेरे ख्याल से 63 है 2022 का जो फिगर वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में ईज ऑफ डूइंग, भारत ने अच्छी खासी तरक्की करी है, लेकिन तरक्की वो टारगेटेड है, वो कुछ शहरों तक सीमित है। उसमें एक मानक दिए गए हैं कि अगर आप इन मानक पे काम कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर फैक्ट्री में अगर बिजली के इंस्टॉलेशन के आप जल्दी कर लें, उसका मैपिंग अगर जल्दी कर लें, उसके टैक्सेस का अगर ऑनलाइन कर दें, तो आप ईज ऑफ डूइंग में ऊपर चले जाते हैं। लेकिन क्या ये तस्वीर पूरे देश की है? क्या ईज ऑफ डूइंग का बिजनेस का जो ये फॉर्मूला निकाला जाता है, जो रैंकिंग निकाली जाती है? आलोक जी बहुत सारे सवाल है, बड़े महत्वपूर्ण बिंदु आप उठा रहे हैं। मुझे लगता है दूसरे चक्र की चर्चा में इन बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। संजय गुप्ता व्यापारी नेता हैं, संजय गुप्ता को ले लेते हैं। गुप्ता जी, जो ओवरऑल उत्तर प्रदेश को एक रफ्तार देने के लिए, आर्थिक गति, उद्योग व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास सरकार कर रही, इसे आपका संगठन और आप एक व्यापारी के रूप में कैसे देखते हैं? फिर मैं पॉलिटिकल लोगों के पास जाऊंगा। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास सराहनीय है, हरकत में बरकत है, और किसी भी चीज को शुरू करने में तो उसकी अच्छी शुरुआत हो जाती तो कहीं ना कहीं मंजिल तक पहुंचती है। और जब प्रदेश में उद्योगों की गति बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से व्यापार भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उपभोक्ता प्रदेश है, 25 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। इस दृष्टिकोण से पूरे विश्व की कंपनियां उत्तर प्रदेश को, भारत को उसी निगाह से देखती हैं, और ऐसे में यदि ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के व्यापारी भी लाभान्वित होंगे, रोजगार भी बढ़ेगा, तो जो आम जनता है उनको भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। जब बड़ी इकाइयां लगेंगी तो साथ में छोटी छोटी इकाइयां भी लगती हैं, तो उसके माध्यम ये बात अनिल जी ने पॉइंट आउट की कि भाई बहुत सारे लघु उद्योग लगेंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। तो निश्चित रूप से ये जो कदम है मुख्यमंत्री जी का, ये सराहनीय है, और धीमे धीमे उत्तर प्रदेश गति पकड़ेगा, विकास बढ़ेगा। और इसमें थोड़ा सा ये बस देखना होगा कि जिन क्षेत्रों में प्रदेश के व्यापारी, प्रदेश के उद्योगपति खुद सक्षम हैं, तो उन क्षेत्रों में अगर निवेश न रहे, वहां पे स्थानीय उद्योगों को मौका दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन बड़े व्यवसाय में, बड़े इकाइयों में, बड़े कंपनियों को आने का ये बड़ी महत्वपूर्ण बात संजय गुप्ता ने कही कि जिन क्षेत्रों में हम सक्षम हैं, उन क्षेत्रों में विदेशी निवेश या बड़ी कंपनियां, ग्लोबल कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको ना लाया जाए, नहीं तो फिर स्थानीय ये खतरा, ये चुनौती हो सकती है। बड़ी बात है। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो
पॉलिटिकल लोगों को शामिल करें कि भाई क्या धरातल पे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आज मैं कहीं सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि भाई जो पहले वाला था उसका क्या हुआ, आगे तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गुणवत्ता की बात चली है, एक नई शुरुआत मिली है, परिवर्तन को गले लगाकर अपनाएंगे जेड। प्रोडक्शन भरपूर बढ़ेगा, प्रॉफिट भी अब खूब चढ़ेगा, काम को नई दिशा दिखाकर अपनाएंगे जेड। चलो देश का रूप निखारें, पर्यावरण को हम ही संवारें, प्रदूषण से बचाने को अपनाएंगे जेड। आइए आज ही भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की जेड सर्टिफिकेशन स्कीम में रजिस्टर करें। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुनिया का 5वां देश है उत्तर प्रदेश। इतना बड़े, बस इससे पहले 4 ही देश ऐसे हैं। वर्किंग पॉपुलेशन 56% है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। अभी अर्थशास्त्री त्यागी जी ने बताया कि ये अपने आप में एक हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ा एसेट है। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश जिस गति से बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। उत्तर प्रदेश की सरकार, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, पिछले टेन्योर में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वाले जो समिट और मेले हुए, और जैसा अभी आंकड़ा मिल रहा है कि जो 4 लाख करोड़ का जो MOU हुए थे उसमें 3 लाख करोड़ के जो MOU थे वो धरातल पर उतर गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता मनोज यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ग्लोबल। अब तो विश्व भर में हम इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जा रहे हैं, रोड शो करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो एक सरकार को करना चाहिए था, एक सरकार के मुखिया को करना चाहिए था, इस पर आप लोग बार बार सवाल उठाते हैं। तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार जा रही है बेहतर काम करने के लिए। मनोज जी। जी दुर्गेन जी, योगी आदित्यनाथ जी नरेंद्र मोदी जी को ओवर रूल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द इजाद किया था भारत में, उस पर बड़ा प्रेशराइज किया था, आत्मनिर्भर भारत। भारत आत्मनिर्भर बनेगा, किसी दुनिया के देश की आवश्यकता भारत को नहीं। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। अब 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट आ रहा है, तो मुझे एक गाना याद आ रहा, और मैं गाऊंगा जरूर। गाइए गाइए, जरूर गाइए। अकेले अकेले 10 लाख करोड़ लेके कहां जा रहे हो? पीछे वाला 6 लाख करोड़ का कुछ लेखा जोखा देके जाओगे कि ऐसे ही चले जाओगे? कितना अच्छा लगता है सपने देखना। कहां हर दिन सब्ज बाग, हर दिन एक बेहतर चीजें, ऐसी बातें सामने रखना कि जनता मंत्र मुग्ध रहे। अरे गजब, अरस्तु ने कहा था कि धर्म अफीम है,
लेकिन मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं कि जो एमओयू है, जो इन्वेस्टमेंट समिट है, जो निवेश है, वही भारत के लोगों और उत्तर प्रदेश के लोगों तुम्हारे लिए अफीम का काम करेगा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सोच लेता हूं तो अंदर से रूह कांप जाती है कि बीजेपी की सरकार कह रही 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो चुका है। मैं हाथ जोड़ के इस पैनल में बैठे सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, हर कोई किसी न किसी जनपद को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैं भी एक जनपद को करता हूं। अभी मैं मैनपुरी में हूं। मैनपुरी भी उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। मैं जानना चाहता हूं किसके जनपद में 3 लाख करोड़ डिवाइड बाई 75 कर देते हैं, या जो यहां के जितने एक्सपर्ट हैं जिस तरह वो उसको डिवाइड करना चाहते हैं कि एक जिले को कितना पैसा आया, तो आया तो कहां लगा, किस सेगमेंट में लगा। और अगर इतना पैसा लग गया, 3 लाख करोड़ रुपए छोटा रकम नहीं होता, और आया तो 6 लाख करोड़ के ऊपर था, तो उससे रोजगार कितना मिला। अगर रोजगार मिला तो बेरोजगारी के आंकड़े आसमान पे क्यों जा रहे हैं। मैं तो जमीन पे दुर्गेन जी हूं। मैं एक औरत से आज सुबह मिला और दुर्भाग्य से वो आप ही की जाति की थी, वो भी चौहान ही थे। वो औरत ने मुझसे कहा, घर के अंदर मैं उनसे हाथ जोड़ के वोट मांग रहा था, उन्होंने कहा था लला ये सरकार किसी काम की नहीं। हम मन में हमको लगा ये तो योगी जी वाले हैं, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो लला हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, सब पढ़ाई कर चुके हैं, सब ये डिग्री ले चुके हैं, कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही। ये उनकी बात है जो पढ़ लिख रहे हैं जिनके बच्चे, और जो मजदूरी करते हैं, जो तमाम तरीके के वो जो पता नहीं कौन सा आया था योगी जी ने और मोदी जी ने बनाया था कि सब जितने भी हुनरमंद हैं सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्या मिला, कहां मिला, कैसे मिला। और अगर नहीं मिला और मिला तो बीजेपी एक एक आंकड़ा इस डिबेट में प्रस्तुत करेगी। अगर नहीं करेगी तो इसको सब्जबाग और सुनहरे सपने मृगमचिका की तरह देखा हो। अच्छा मनोज जी इसे उल्टा मेरा सवाल है कि अगर मान लो मुख्यमंत्री जी कोई प्रयास कर रहे हैं, विदेशों में आपके प्रदेश का डंका बजाने जा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है। आप लोग निंदा के मोड में क्यों रहते हैं हरदम। देखिए एक बात बताएं, किसी देश से पैसा आके हमारी अर्थव्यवस्था में लगे, ये इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी की कोई बुराई नहीं, मोदी जी की कोई बुराई नहीं, उत्तर प्रदेश का डेवलप है इसमें कोई बुराई नहीं, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। लेकिन सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। इसको किसने फोकस किया, मोदी जी और योगी जी ने किया। अच्छा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का क्या वैल्यूएशन हो गया है, वो व्यापार कहां तक पहुंचा है, आत्मनिर्भरता में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उस डिस्ट्रिक्ट को कितना डेवलप करा, इस पे हम ना बात करेंगे तो क्या अफगानिस्तान वाला आएगा बात करने। अच्छा इसका वेलकम करते हैं, इसका स्वागत करते हैं कि नहीं आप, जो विदेशों में आपके प्रदेश का डंका बज रहा है, इसका स्वागत करते हैं कि नहीं आप। अरे हम स्वागत क्या करेंगे, हम तो फूल माला लेके खड़े हैं। अभी जैसे पैनल में हमारे त्यागी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटलिटी मैटर्स बड़े अच्छे हो गए, मौसमी का जूस प्लाज्मा बन के चढ़ा दिया जाता है, अच्छा है। ऑपरेशन थिएटर में मोमबत्ती जलाई जाती है, अच्छा है। एक बाप अपने कंधों पे त्यागी जी प्रोफेशनल हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनको मौसमी से कोई लेना देना नहीं है। वो जो आंकड़े बता रहे हैं वो बताएंगे। चौहान साहब माफी मांग के एक बात कह रहा हूं, एक बाप अपने बच्चे को 17 किलोमीटर उसकी लाश को कंधे पे लाद के ले जाता है, हॉस्पिटलिटी सिस्टम बेहतर हो गया। आई वांट क्लेपिंग। चलिए राघवेंद्र सिंह से जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी मनोज यादव ने कहा कि भाई बहुत सारे जो पिछले इन्वेस्टमेंट थे वो कहां गए, उनका पैसा कहां लगा, कितने लोगों को रोजगार मिला, और जो व्यवस्था है चीजें हैं, वो कह रहे हैं हम स्वागत करेंगे, माला वाला पहनाने के तैयार है, समाजवादी पार्टी स्वागत करेगी। लेकिन वास्तव में कहां सपने, वो कह रहे हैं कि सपने मत दिखाइए झूठे वाले। राघवेंद्र जी अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है दुर्गेन जी? हाँ दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ ठीक है। दुर्गेन जी कमाल के ये लोग होते हैं, बात खेत की होती है खलिहान पे चले जाते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोगों की यही सबसे बड़ी समस्या है, विषय किसी के हो रही पहुंच कहीं जाते हैं। भाई चलिए एमओयू कोई साइन नहीं होता, चलिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये तो दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में आज 7 एक्सप्रेस वे बन चुके हैं,
आज उत्तर प्रदेश राज्य जो है देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बना है कि नहीं बना है? उत्तर प्रदेश में 10 मेट्रो चल रही है 10 जिलों में। ये नहीं चल रही है क्या? दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या आपको? उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुके हैं, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? किसी समय 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करते थे। 2017 तक उत्तर प्रदेश में कोई भी योजना राष्ट्रीय योजनाओं में अव्वल नहीं हुआ करता था। दुर्गेन जी, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश केंद्र की 44 योजनाओं में अव्वल है, सेकंड में दूसरे नंबर पे। ये दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? उत्तर प्रदेश से अराजकता समाप्त हो गई है, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध बिल्कुल नष्ट नाबूद हो गया, क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा है? और खलियान, खेत से शुरू किया, खलियान पे चले गए। मनोज जी कृपया राघवेंद्र जी को बोलने दीजिए, फिर रिएक्शन लूंगा आपका तुरंत। त्वरित टिप्पणी आपकी आएगी, पहले एक बार राघवेंद्र जी को बोलने दिए। बोलिए राघवेंद्र जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी तो यहाँ बेरोजगारी दर 17.5% थी। ये भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं है, ये जो है सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर मात्र 3.5% है। हम लोगों ने ओडीओपी के माध्यम से भी काम करने का काम किया। एक राज्य एक उत्पाद में हम लोग 30,000 करोड़ का ऋण दिया है। हम लोगों ने विकास और सुशासन के नए नए आयाम स्थापित किए हैं। ये सबको दिखाई पड़ रहा है। इसमें कोई ऐसी बात है, आज की तारीख में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होनी है 2023 वाली, वो होनी है आपके 10-12 फरवरी को। आज की तारीख तक 1.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव आ चुका है और इसमें 150 निवेशकों को निवेश करेंगे। लीजिए मनोज जी, लीजिए, अभी तारीख नहीं आई है और इतना सारा इन्वेस्ट लिया है राघवेंद्र जी, दुर्गेन जी। सरकार अब ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है। मैंने जो चीजें हो चुकी है, जो दिखाई पड़ रहा है, जिसमें आप पट्टी नहीं बांध सकते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखी हुई है। हम लोग देखिए नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हम लोगों ने व्यापारियों के लिए ऐसा बेहतर उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं कर दी हैं, बढ़िया बढ़िया एक्सप्रेस वे बना दिए हैं, 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, बड़े पैमाने पर नेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, व्यवस्थाएं देने का काम कर रहे हैं। तो उसमें उसके बाद हम लोग जो है सुशासन और विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। विकास के नए नए मैंने बताया ना, बेरोजगारी दर बताई। अब ये इस बात का जवाब देंगे? 17.5 मांग रहा हूं जवाब राघवेंद्र जी। मनोज यादव से जवाब मांग रहा हूं भाई। मनोज जी, अब आपके पास बोलने के लिए क्या रह गया है, बताइए। अब इतने सारे उन्होंने गिना दिए उपलब्धियां, और इतने एक्सप्रेसवे, इतनी मेट्रो, बाप रे बाप, इतनी लंबी लिस्ट है कि आपको याद भी नहीं है। आप बताइए, आपकी सरकार में क्या काम किया भाई आपने? इस प्रदेश में 4 एक्सप्रेसवे हैं। 4 एक्सप्रेस में 2 एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में बन गए थे। तीसरा एक्सप्रेसवे के लिए समाजवादी पार्टी ने उसका पूरा सिस्टम लगभग तैयार किया था, हमारी सरकार चली गई। एक चौथा बनाया है, उसके लिए मैं क्लैपिंग किए दे रहा हूं, लेकिन सब इन्होंने बनवाया है। इसके लिए इनको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बोलना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया। मायावती जी ने बनाया, देखिए मैं सत्य बोल रहा हूं, मायावती जी ने बनवाया, समाजवादी पार्टी ने बनवाया, अब बीजेपी ने बुंदेलखंड वाला बनवा दिया। इस तरह की बातें टीवी पे की जाती, हमने सब बना दिया, ये वाली कथा हमको नहीं आती। कौन सी मेट्रो? दुर्गेंद्र जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप बीजेपी से नहीं है, आप सरकार नहीं है, कौन सा मेट्रो बीजेपी ने बनवाया है 6 सालों में? हमको बताइए जरा सा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेट्रो बनी है इनकी सरकार का? कानपुर का मेट्रो का काम भी जो अभी पूरा नहीं हुआ है, वो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था। आपने नहीं बनवाया कुछ नया, आपने कुछ नहीं दिखाया। अरे मनोज जी, आप कुछ नया बनाओ। धूल झोंकने का काम में बन रही है क्या? गोरखपुर में बन रही है, धूल झोंकने का झांसी में बन रही है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं। अरे सुन रही है, सब कुछ जान रही है। अरे सुन रही है, आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं है। अगर इतने ही योग्य होते, आजमगढ़, रामपुर और गोला हारे ना बैठे होते जो आपकी परंपरा करते हैं। अरे मनोज जी बताइए ना। चलिए सुनिए। अब जरा इसको समझ लेते हैं भाई। ठीक है, पॉलिटिकल, अब आप लोग पॉलिटिकल आ गए, रामपुर, मैनपुरी, गोला। अब हमारा थोड़ा विषय आज जरा गंभीर है और ज्यादा ही गंभीर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मसला है। मनोज जी 10 सेकंड में रिएक्शन, बस 10 सेकंड में अपनी बात कहूंगा जी। मेरी दिल की इच्छा है और मैं चाहता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट समिट पे ही डिबेट हो। ये खेत से कल्याण मत जाइए, हम इसी पे रहेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, बाईमानदारी पूछना चाहता हूं कि आपने जो 3 लाख करोड़ रुपए का एमओयू जमीन पे उतारा है,
किन किन जिलों में कौन कौन सी फैक्ट्रियां, नाम तो बताओ ना। मुंह से मैंने भी कह दिया, मुंह से आपने भी कह दिया, जनता सुनना चाहती है किन जिलों में कितना। राघवेंद्र जी, कोई आंकड़ा है आपके पास या फिर बाद में देंगे आप? ये बात में आंकड़ा, ऐसी अगर आंकड़े वाली व्यवस्था होती तो मैं थोड़े देर समय लेकर के मैं आंकड़ा भी देने ठीक बात है, ठीक बात है। चूंकि उनके पास रेडी आंकड़ा है नहीं, इस प्रकार की बातें करते हैं। नहीं मनोज जी, नहीं, ऐसे काम नहीं चलता है। चलिए मनोज जी, देखिए उपहास मत उड़ाइए, वो भी वरिष्ठ नेता हैं, कृपया करके उपहास मत उड़ाइए। ठीक है, आंकड़े कोई आप भी नहीं रेडी रखते हैं, वो भी नहीं रखेंगे। अब हम थोड़ा सा इसकी तरफ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की चिंता हम सबको करनी चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, और हम सब उत्तर प्रदेश के जितने वासी हैं, और देश को भी चिंता करनी चाहिए उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक देश का बहुत बड़ा हिस्सा, यहाँ से सारे, चाहे विकास हो चाहे इकोनॉमी हो, बहुत सारा योगदान उत्तर प्रदेश का देश में है। अनिल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, IIA के चेयरमैन हैं और उद्यमियों का नेतृत्व करते हैं अनिल जी। हमने आज इसीलिए मंथन में उद्यमियों और व्यापारियों दोनों के नेतृत्वकर्ताओं को आमंत्रित किया है, और मैं धन्यवाद दूंगा दोनों महानुभावों का कि वो लगातार बड़े धैर्य के साथ हमारे साथ में बने भी हुए हैं। अनिल जी, बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश को लेकर अनुभव, अगर मैं ये नहीं कहता, चूंकि उद्यमियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि पहले की सरकार आपकी सरकार में चिंता एक तरीके से तुलना करना, लेकिन अभी और क्या चीज़ें बेहतर हों जिससे जो MOU हो रहे हैं या जो इन्वेस्टर्स जो हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें और क्या बेहतर चीज़ें की जा सकती हैं? जैसे आपने एक पॉइंट आउट किया था कि जो धरातल पर उतारने में जो एक तरीके से सिस्टम है, नौकरशाही की तरफ आपका परोक्ष रूप से इशारा था। जो सिस्टम है, जो काम करने वाले लोग हैं, सिस्टम है, वो सिस्टम और एफिशिएंट होना चाहिए। और दूसरा मेरा जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यहाँ पर जो आप लोगों को अब तक रिस्पांस किस तरीके का मिलता रहा है या पूर्व में किस तरीके का मिलता रहा है? ये दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। राघवेंद्र जी, देखिए, मेरा एक अनुरोध आपसे होता है, कोई आप बड़ा गंभीर विषय लेते हैं, वो पॉलिटिकल होके हास्यप्रद हो जाता, थोड़ा सा उसको गंभीर ही बना कर रखिए। ये उत्तर प्रदेश की बात है, वो कोई भी सरकार हो, देखिए हमारा तो, मैं तो उद्यमी हूँ, मेरा राजनीति से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। मैं खाली जो चीज होती है, आप देखो क्या होता है, उद्यमी क्या होता है, बड़ी विषम परिस्थितियों में जीता है, उसका रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा होता है। छोटे छोटे भी उसके, कोई भी अगर मान लीजिए जरा सी विपरीत होती है, उसका सारा किया खत्म हो जाता है और बहुत बड़ी समस्या में चला जाता है। इसलिए हमें कोई भी निवेश कैसे आएगा, निवेश आने के कुछ चीजें होती हैं जो निवेश को आकर्षित कर सकती हैं। आप मुख्यमंत्री हो, कहीं जाएं, वो अगर निवेश तभी आएगा अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। उसके लिए आवश्यक है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को, और उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत विकसित हो, तभी ये लोग आएंगे, नहीं तो कोई आएगा नहीं। अच्छा, इस क्षेत्र में काम हो रहे हैं, हम तो देखो उद्यमी के नाते ये देखते हैं क्या क्या चीज हो रही है और कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी। अभी देखिए डिफेंस कॉरिडोर बना है, उसमें बहुत डिफेंस के नए नए अब संभावनाएं आ रही हैं। डिफेंस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है, इसलिए इसमें असीम संभावनाएं आ रही हैं। मैं इसी के माध्यम से एक छोटी बात और कहता हूं। अच्छा, इसके पहले मैं दो बातें और कह दूं। अभी हमारे आपके जो विशेषज्ञ को बुला रखा था आपने, पॉलिटिकल विशेषज्ञ थे, उनका कहना टैक्सों के बारे में था। देखिए, GST आने के बाद में 1 कंट्री 1 टैक्स हो गया, जो ट्रांसपेरेंट है, और ऑनलाइन टैक्स है जिसकी वो कह रहे थे, वो हो गया। दूसरी बात ये है कि ODB OP आने के बाद में जो ये बात कही जा रही थी, जो कार्य हमारे प्रदेश के लोग कर सकते हैं, बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए। देखिए, कोई इन्वेस्टमेंट आप रोक नहीं सकते, हमें जो अपने उद्योग लगाने हमें करना ही होगा। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जो काम हम कर पाएंगे कोई विदेशी हमें पछाड़ नहीं पाएगा उसको, इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, अनिल गुप्ता जी जो अब संजय गुप्ता है, व्यापारी नेता है, व्यापार को का नेतृत्व करते हैं, उनकी ये चिंता थी कि उन क्षेत्रों में जिसमें हम बेहतर कर रहे हैं उनमें विदेशियों को ना आमंत्रित किया जाए, तो इसका समाधान क्या है? नहीं, देखिए, मैं आपको इतना कह दूं, आप एक छोटा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए, उदाहरण कितना होता है, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, बाबा रामदेव जी कंपनी आई, उन्होंने प्रॉक्टर गैम्बल जैसी कंपनी के चक्कर छुड़ा दिए। आप जब अपने प्रोडक्ट को ले आएंगे और आप उसको उस क्वालिटी का बनाएंगे, इस तरह क्वालिटी का बनाएंगे, तो आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ऐसे कई और उदाहरण मैं दे सकता हूँ। हमारे हैंडीक्राफ्ट को कोई बीट नहीं कर सकता।
हमारे जो आने वाले समय में हमारे जो कृषि आधारित उद्योग होंगे उसको भी कोई बीट नहीं कर पाएगा। एक अनुरोध है आपकी इसी वार्ता के माध्यम से, जैसे डिफेंस कॉरिडोर बना है उसी तरह से हमारा एग्री कॉरिडोर बनने चाहिए कि कॉरिडोर के दोनों तरफ, गांव के तरफ ही दोनों उद्योग लगने शुरू हो जाएं। और उससे देखिए जैसे जेवर का हमारा एक एयरपोर्ट आ रहा है, इसी तरह से जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रोडक्ट होता है कितनी जल्दी आप विदेशों में भेज पाएंगे ये उस पर निर्भर करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हैं, किसान के खेतों के दोनों तरफ वो बन जाए और उसका उद्योग एयरपोर्ट तक तेजी से उसका, अगर मान लीजिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होकर पहुंच जाता है तो आने वाले समय में पूरी दुनिया हिंदुस्तान के खेतों से जो उत्पाद होगा उसको पूरी दुनिया में जाएगा। निश्चित है, इसमें कोई इवेंट बट नहीं है। इसलिए अच्छा फिर क्या, देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो कंज्यूमर स्टेट है, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर स्टेट है। इतने बड़े कंज्यूमर स्टेट में जो उत्पाद यहाँ जो भी यहाँ पे उद्योग लगेंगे उनका उपभोक्ता सबसे बड़ा आपको उसी स्टेट में मिलने वाला है। कोई भी उद्योग लगने के लिए ये भी मार्केट भी बहुत बड़ा कारण हो जाती है। हम लैंडलॉक स्टेट तो हैं, लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतने बढ़िया बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, उससे हमारा यहाँ से भी निर्यात आसान हो रहा है। इसलिए देखो मैं एक संभावना देखता हूँ, मुझे आंकड़ों से मतलब नहीं है। मेरी एक जो थोड़ी शंका रहती है क्रियान्वयन में रहती है, और खाली ये है कि उद्योगों के प्रति हमारे सिस्टम को सेंसिटाइज होना चाहिए। उद्योग किसी भी कमी की वजह से बंद ना होने पाए, इस पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तभी हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव कर पाएंगे, और तभी जो साहब की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तभी वो सफल भी होंगे। और मुझे तो लगता है वातावरण बन रहा है, क्योंकि ये जो ODOP की स्कीम है इसमें भी मुझे हमारे 57-58 जिलों में हमारे अपने चैप्टर है, वहां में उत्साहित और प्रभावित भी है, और वो उनका उत्साह है कि नए नए उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, सरकार भी ध्यान दे रही है और सिस्टम भी कुछ तो सहयोग करने लगा, पहले से बेटर है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आलोक जी, अनिल जी ने कहा कि एक बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव आया कि एग्री कॉरिडोर बन जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण, मुझे लगता है सरकार ने कुछ कोशिश भी की थी, और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि भाई किस तरह उत्तर प्रदेश डेवलप हो। वो कह रहे हैं कि भाई पहले लोग उस तरह सहयोग नहीं करते थे, अब माहौल बन रहा है, ODOP को लेकर भी वो आशान्वित हैं, उत्साहित हैं। आलोक जी, देखिए दो चीजें हैं, कोई भी उद्योग तब पनप सकता है, उसकी दो चीजें। एक तो ये कि इंफ्रा का आप सपोर्ट कितना दे पा रहे हैं उसको, नंबर 1। अब अगर हम इंफ्रा के सपोर्ट की बात करें तो देश में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ चुकी है, और ये रिपोर्ट है गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री, सांख्यिकी मंत्रालय की ये रिपोर्ट है। 4.5 लाख करोड़ बढ़ चुकी है लागत। इसमें से 456 प्रोजेक्ट्स हैं जो 3 साल से ज्यादा देरी से चल रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इंफ्रा के प्रोजेक्ट है, मैं फिर ये चीज कर लूं, इंफ्रा के प्रोजेक्ट का मतलब आप ये समझिए कि आपका रोड हो सकता है, आपका बिजली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब दुनिया की सप्लाई चेन में अब इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। अगर आप ग्रोथ लेंगे, पहला ग्रोथ लेंगे तो एक कंज्यूमर बेस्ड होगा, जो जैसा रथिन राय हमारे इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी अगर आप बनाएंगे तो एक वो बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है, उसमें इतनी स्लो ग्रोथ होती है कि इस ट्रैप से निकलने में हमको 10 साल लग सकते हैं। ये है कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी होने में। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी डेवलप करेंगे तो आप बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करेंगे, और आपकी जो GDP वो डबल डिजिट में जाएंगे। अब सवाल है कि बड़ा सवाल ये है कि हम क्या करना चाहते हैं। अब अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना चाहते हैं तो हमको ये छोड़ना पड़ेगा, जो देश के जो उद्यमी हैं, जो कारोबारी हैं, ये हमेशा एक संरक्षणवादी नीतियों की मांग करते हैं। भाई आपके प्रोडक्ट में 2 चीजें, अगर आपको दुनिया में एक्सपोर्ट करने निकलना है तो पहला ये कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो कितने प्राइस सेंसिटिव है, कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है। इन्हीं पैमाने के आधार पे ही आप दुनिया में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मैं इस पे नहीं जा रहा कि अभी मंदी कम है कि इस समय क्या हो रहा है या 1 साल तक क्या होगा। देश की जब इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमिक जब हम लोग इंडिकेटर्स पर बात करते हैं तो साल 2 साल के लिए नहीं बात करते, हम लंबी बात करते हैं। एक लंबा होराइजन होता है 5 साल 10 साल। तो सवाल यह है कि आपके जब मैं मंदी को किनारे कर लेता हूँ,
तो सवाल है कि अगर आप संरक्षणवादी नीतियों पे अगर आप चलेंगे, आप याद करिए दुनिया में जब RCEP में जब हम लोग समझौता करने जा रहे थे, भारत एक 16वां देश था उसमें, भारत उसमें से आखिरी समय में बाहर हो गया। क्यों? इसलिए बाहर हो गया कि उसको ये लग रहा था कि ये चीन का या तमाम ऑस्ट्रेलिया का या तमाम प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो भारत के बाजार में भर दिए जाएंगे, तो उसमें डेयरी उद्योग से लेकर किसानों को तमाम इसका नुकसान होगा। इस आधार पे वापस हो गया। ठीक है, अब वापस हो गए, लेकिन आप करेंगे क्या? अगर पूरी दुनिया अगर आधी दुनिया अगर RCEP में चली गई है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, अगर उसमें वो समझौता हुई है, तो वहां तो उनका तो फ्री ट्रेड है। आप दो कंट्री के, हाँ बोलिए। मैं ठीक आलोक जी कंप्लीट करिए, अपना शब्द कंप्लीट करिए। तो मुझे लगता है कि ये हमको एक व्यापक सोच रखनी चाहिए, उद्यमी को भी संरक्षणवादी नीतियों से बचना चाहिए, और हमको ये भी देखना चाहिए कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर पाए, उसकी क्वालिटी को बेहतर रखते हुए। ठीक बात है। त्यागी जी आपके पास आता हूं, चूंकि मंथन अब अंतिम सोपान पे है, तो निवेदन भी है कि बहुत संक्षिप्त में और मजबूत तरीके से जो चीज़ें सभी पैनलिस्ट वो रखें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। आलोक जी ने कहा कि भाई जो निर्यात बेस इकोनॉमी या जो खुद ही बनाओ खुद ही उसको खर्च करो, कंज्यूमर बेस वाली, आप एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप क्या राय रखते हैं और कैसे 1 ट्रिलियन को लेकर कैसे जा रहे हैं, और ओवरऑल जो स्थितियां हैं इसको लेकर जो विदेशी इन्वेस्टमेंट की बात कर रही सरकार? देखिए, पहले आपने निर्यात का मुद्दा उठाया, तो एक आंकड़ा हमें मिलता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 वर्षों में निर्यात बहुत बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है। कुछ आंकड़े तो कहते हैं 2 गुना हो गया है। तो हैंडीक्राफ्ट्स का है, ODOP की प्रोडक्ट्स बाहर गई हैं। आप नोएडा नेशनल कैपिटल रीजन के आसपास ये जो मोबाइल फोन सबसे अधिक बन रहे हैं, पूरे विश्व में सबसे अधिक यहीं पर बन रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश सरकार डेटा सेंटर बनाने जा रही है, कई उद्योगपति ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, वो दोनों पथ ले सकती है। कंज्यूमर बेस भी, क्योंकि 24 करोड़ लोग हैं और देश के मध्य में है, देश के दूसरे भागों को हम दे सकते हैं। और उत्पादन से जो हमारा सरप्लस बचेगा, जिस उत्पादन का जिसका खपत नहीं हो सकती, उसका हम निर्यात कर सकते हैं, जिसकी मांग विदेशों में है। तो दोनों ही रास्ते हम ले सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल भी है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात आपने कही, तो संक्षेप में मैं बता दूं कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बीड़ा उठाया है कि हम 2027 तक ये पूरा करके दिखाएंगे। तो अगर वो 10 लाख करोड़ या उससे अधिक का निवेश लाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी? तो एक दिशा है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है उसमें ये है कि कई बार लोगों को लग सकता है ये इवेंट मैनेजमेंट है, मेगा इवेंट्स है, बहुत हाइप है और कुछ नहीं हो रहा। भारत में और भी बहुत से राज्य हैं जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की चेष्टा कर रहे हैं और इस तरह की इवेंट कर रहे हैं। तो एक प्रकार की प्रतियोगिता भी है विभिन्न राज्यों के बीच में। तो हमें ब्रांड यूपी को भी आगे ले जाना है, वास्तविकता भी और कुछ मार्केट भी हमें ब्रांड यूपी को ले जाना है, क्योंकि कर्नाटक ने ये इवेंट की है, गुजरात ने की है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये बहुत सही दिशा है कि हमें उत्तर प्रदेश का जो पोटेंशियल है, अगर उसको हमें एक्चुअलाइज करना है, कार्य रूप में लाना है उसका विकास का, तो हमें निवेश को लाना ही होगा। और जहां तक बात यह है कि कुछ नहीं हो रहा, तो ये एक राजनीतिक या अपना दृष्टिकोण हो सकता है। भाई अगर एक्सप्रेस वे बनेंगे, जेवर एयरपोर्ट बनेगा, टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो रहे हैं, तो रोजगार भी बढ़ रहा है और आगे और बढ़ेगा। ठीक बात है त्यागी जी, बिल्कुल ठीक बात है। बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हमारे आर्थिक विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर एसवीर त्यागी साहब ने ये बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण। संजय गुप्ता जी, व्यापार को आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा, एक बात कही आपने कि निवेश उन क्षेत्रों में ना हो। अनिल जी कह रहे हैं कि भाई हम बहुत कंपिटिटिव हैं, हम जबरदस्त हैं, हम बिल्कुल धुआंधार हैं। रामदेव का उदाहरण दिया, बहुत सारे उदाहरण दिए कि भाई अगर हम लग जाएं तो हम परास्त कर देंगे। देखिए, बहुत सी बातें कहने में अच्छी लगती हैं, हम लोग व्यापार करते हैं, मुझे मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो भी हो रहा अच्छा हो रहा, क्योंकि जैसे धरातल अभी हो सकता है कुछ चीज ना दिख रही हो, कोई भी फैक्ट्री को, कोई भी व्यापार को लगने में, चलने में 5 से 8 साल का समय लगता है, तब जाकर को दिखने की स्थिति में आती हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सरकार के इस कदम का स्वागत करता है। लेकिन हमें लगातार इस बात की भी चिंता करनी पड़ेगी कि हम केवल
बाहर से निवेश ला करके अपने व्यापारियों को, अपने इंडस्ट्री वालों को नहीं परेशान कर रहे हैं, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर इस समय यहाँ का, इंडिया का, यूपी का भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। और भारत के जो ट्रेडिशनल व्यापारी हैं उनके व्यापार भी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के चलते पहले से ही बंदी के कगार पे, और काफी विसंगतियां आ गई हैं, जिसके कारण जो ट्रेडिशनल व्यापारी ये बड़ा मुद्दा है। संजय गुप्ता जी ने बड़ा मुद्दा उठाया। राघवेंद्र जी, ये बड़ा मुद्दा है कि भाई पहले ही वो मर गए। आपकी ही पार्टी, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं रिपोर्टिंग किया करता था मैदान में उतर कर, तो आपकी ही पार्टी कहती थी कि भैया ये ई कॉमर्स कंपनियां या विदेशी निवेश जो फुटकर में, खुदरा में निवेश नहीं चाहिए। आपके ही दल के व्यापारी नेता जो सांसद विधायक हुआ करते थे, झंडे लेकर, आपको भी याद होगा, मैदान में आते थे। लेकिन अब तत्काल सब कुछ आपको आ गया, आप ही की सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है। इनकी चिंता है कि भाई मेरा जो होगा, मेरा क्या होगा, ट्रेडिशनल व्यापारी का क्या करेंगे? नहीं, देखिए दुर्गेन्द्र जी, भारतीय जनता पार्टी जो ठिलिये में जो रोजगार करते हैं उनकी भी चिंता करती है, और जो है एक राज्य एक उत्पाद वाले व्यापारियों की भी चिंता करती है, छोटे व्यापारियों की भी, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो व्यापारी हैं उनकी भी पूरी ईमानदारी से चिंता कर रही है। हम लोग जो है हर क्षेत्र में सुशासन और विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। व्यापार ये बड़ी चुनौती है। 1 ट्रिलियन, प्रोफेसर यशवीर त्यागी साहब ने कहा बड़ी चुनौती है आपके लिए, इतना आसान नहीं है, कहना बड़ा आसान है। नहीं, चुनौती तो है। नहीं दुर्गेन्द्र जी, तो हमारी सरकार प्रयास कर रही है ना इस क्षेत्र में। हम लोग जो है रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो ये बताते भी हैं दुर्गेन्द्र जी, हम लोग मुंह छिपाने का काम नहीं करते हैं। हमने इतना लक्ष्य रखा, इस लक्ष्य की प्राप्ति हुई। दुर्गेन्द्र जी, जब हमारी 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में योगी पार्ट 2 की सरकार बनी थी, तो याद करिए मोदी जी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आए थे। योगी पार्ट 2 में हम लोगों ने ये 14-15 मार्च को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी। उसमें 80,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय मोदी जी ने किया हुआ था। हम लोग जैसे कोई काम करते हैं तो उसकी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं। ठीक बात है राघवेंद्र जी, अब चूंकि समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए अब अंतिम कमेंट मनोज यादव से बहुत संक्षिप्त में, मनोज जी बहुत संक्षिप्त में, कि भाई वो जो करते हैं वो बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड भी रखते हैं और बहुत सारी चीजें राघवेंद्र जी ने कही है। मनोज जी, आखिरी कमेंट आपका, फिर मंथन को खत्म करेंगे। देखिए दुर्गेन्द्र जी, जब चुनाव आएगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट एमओयू वाला साइन होगा, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। जब 19 का चुनाव था तब भी लगभग 3.5 लाख 4,32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में एमओयू के रूप में साइन हुआ था, और अब 24 वाला आना है तो 10 लाख करोड़ का होगा। बधाई देना चाहूंगा ऐसी सरकार को जो इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है और उत्तर प्रदेश के हालात को बदलना चाहती है। हमारा भी मन यही है, लेकिन इसी डिबेट में तमाम सारे लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी बातें निकाल के रख दी। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है, ये छोटी चीज नहीं है। ये स्थापित आज के कारखाने नहीं है। ये मुरादाबाद का पीतल उद्योग आज का नहीं है, फिरोजाबाद का कांच का उद्योग आज का नहीं है, बनारस का साड़ी का उद्योग आज का नहीं है। इसको आपने कहां तक पहुंचाया इंटरनेशनल मार्केट में? मनोज जी, माफी के साथ रोक रहा हूं, अब वक्त नहीं है। किसी दिन इस पर अलग से, ओडीओपी पर अलग से चर्चा करेंगे, ये मेरा वादा रहा। बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपका बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया। मनोज यादव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। संजय गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर यशवीर त्यागी साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद। आलोक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। अब वक्त चलते चलते का, और चलते चलते में भारत जोड़ो यात्रा अब मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। इस दौरान राहुल गांधी का साथ देने के लिए उनकी बहन प्रियंका गांधी और बहनोई रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंच गए हैं। इस यात्रा के कई रंग हम आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी माहौल बनाने के लिए कभी हाथ में धनुष उठाते हैं तो कभी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर संधान करते नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल।